अब देखना भाई, अब ठीक है। एक बार कोई मैसेज करके बताओ मुझे कि ब्राइटनेस वगैरह और ये वर्ड सिद्ध है कि नहीं है। ठीक। देखो, आज आपकी जिसको जो भी क्वेरी है एडीए को लेकर मुझे अभी मैसेज कर लेना। आज आपकी एडीए का नोटिफिकेशन जारी किया है एचपीएससी ने। किया तो क्या है, बम फोड़ा है लोगों के ऊपर। जो पुराने बच्चे हैं सिर्फ वही पेपर में अपीयर हो सकते हैं, नए स्टूडेंट तो अपीयर हो ही नहीं सकते। ना इन्होंने ओपन किया इस वैकेंसी को दोबारा। अब 21 जून का पेपर है। जो बच्चे ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं, हाँ ये भी है, पीडीएफ उल्टी नहीं, सबके उल्टे लग गए। हाँ ठीक है। देखो, जो बच्चे पेपर दे चुके हैं, जो बच्चे अभी एलिजिबल नहीं है, मुझे लगता है कि रिट फाइल होगी इस पे, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट हैं, बहुत सैकड़ों बच्चों ने अभी उस वैकेंसी के आने के बाद उनके रिजल्ट आउट हुए हैं और वो एलिजिबल भी हुए हैं, एनरोलमेंट भी कराया है। तो कोई ना कोई तो रिट फाइल करेगा ही करेगा। और अगर नहीं करेगा तब भी ये बहुत ही नजदीक का टाइम आ गया आपका पेपर का। आपका जो इन्होंने पेपर का टाइम रखा है वो 21 जून का है। सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, हद से ज्यादा वास्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, कल से आपकी क्लास का टाइम मैं चेंज कर रहा हूं 2 बजे के लिए। अभी 2 बजे का रखेंगे, फिर बीच में थोड़ा और पहले करेंगे। 2 बजे से 6 बजे तक आपकी क्लास चलेगी डेली। कल से आपकी जीके की क्लास भी लगेगी। और मैं 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, और मैं सब्जेक्ट ज्यादा डीप नहीं कराऊंगा, सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा। क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उनका ऑलरेडी हो चुके हैं सारे सब्जेक्ट। जो नए बच्चे हैं उनको भी अगर मैं डीपली करवाने लगूंगा तो भाई 20 दिन में तो मुझसे तो 2 सब्जेक्ट नहीं होने। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, आप लोगों को पता है। तो थोड़ा सा पीटी वे में ऊपर ऊपर से मेन मेन डायरेक्ट की लैंग्वेज में मैं आपको एक बार करवा दूंगा और बताता रहूंगा कि ये मेन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है। उस तरीके से आप अपने डायरेक्ट में नोट्स बनाते चलना। तो कल से आपका मैं पार्टनरशिप एक्ट भी स्टार्ट कर रहा हूं। पहले हम ये पोर्शन खत्म करेंगे, पार्टनरशिप, सोगा, बीएसए और कॉन्ट्रैक्ट। ये खत्म होते ही फिर हम एक बीएनएस और बीएनएसएस वो स्टार्ट करेंगे, और इधर से हम हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ स्टार्ट करेंगे। फिर सीपीसी और एक सब्जेक्ट और रह जाएगा, वो हम खत्म करेंगे। तो इस तरीके से पैटर्न लेंगे। उधर जो जीके वाला टीचर होगा वो आपको बता देगा कि भी किस तरीके से आपकी क्लास चलेंगी। तो मेन यही है कि डेली क्लास लगाना कोशिश करेंगे। आपके पास 1 महीना है, संडे को क्लास होगी आपकी। आज के बाद कोई संडे ऑफ नहीं है। संडे को कोशिश करेंगे कि क्लास सुबह 9 बजे ही हो जाए। तो 9 बजे ही रखेंगे संडे की क्लास। 9 से अपना 12, 1, 2 बजे तक जितना भी पढ़ा जाएगा। और संडे को मैं हर संडे को पूरा एक बेयर एक्ट कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करवा दिया, या पूरा कॉन्ट्रैक्ट सोगा करा दिया, पार्टनरशिप करा दिया, वो पूरा रीडिंग लेंगे। 3-4 घंटे का वो एक आपको मैं बेयर एक्ट रीडिंग अच्छे से करवाऊंगा, ताकि आप लोग वो कर सको। और फिर उसका पेपर भी लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे सिलेबस पूरा करने की, बट मुझे लगता है कि रीट डल जाएगी, आपका शायद पेपर ना हो ये। बट हमें ये मान के चलना है कि हमारा 21 जून को एग्जाम है। बाकी चीजें आप छोड़ दो, जो भी आपको कोई और एग्जाम है या कुछ आप कर रहे थे, सारा फोकस इसी चीज पे लगाओ। पेपर बहुत मुश्किल आने वाला है मुझे लगता है ये, क्योंकि एचपीएससी अपना बदला ही ले रही है और कुछ नहीं है ये। पेपर भी ये हार्ड रखेंगे, जीके भी रखेंगे, और ला भी ये हार्ड ही रखेंगे। 27,500 बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है, सारे थोड़ा सा कमर कस लीजिए। आप लोग जो हमारे पास है, तो मेरा क्या मानना ये है कि अपना पूरा जोर लगा दो। 1-2 महीने, 1 महीना ही है। और कोशिश रहेगी कि जो बच्चे अगर फार्म ओपन हो जाते हैं, तो 5-4 बच्चे तुम्हारे ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म भरे ही नहीं है, तो उनका भी फॉर्म अप्लाई हो जाए। मैं तो ये चाहता हूँ 1-2 महीना आगे सरकेगा, ताकि जो बच्चे हैं उनकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। लेकिन अब 21 जून का ही सोच के हम तैयारी करेंगे। जो आपका कोर्स है वो मेंस को भी इंक्लूड करता है। जैसे ही हमारा 21 जून का पेपर होगा, 22 जून से ही आपकी मेंस की क्लास दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। उसमें मैं आपको मेंस के चैप्टर के हिसाब से पॉइंट्स बनवाऊंगा कि भी अगर कंसीडरेशन आता है, क्योंकि इसमें 18 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, 15 करने होते हैं, 3 छोड़ सकते हो आप, ऑप्शन मिलता है। और हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। क्वेश्चन जो इसमें आते हैं
वो आपके ज्यादा टिपिकल जुडिशरी के हिसाब से नहीं आते, सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एलएलबी बीएलएलबी में आपने सेमेस्टर के टाइम पे दिए थे, व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन, व्हाट आर द इंस्टांसेस ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार एक सीधा सा क्वेश्चन था, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन का डिफरेंस बताना था, और कौन सा एप्लीकेबल है कौन सा नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं मेंस में। प्रॉब्लम यहाँ पर पीटी ही है, जो पीटी क्लियर कर गया, क्योंकि 255 पोस्ट है तो लगभग 3000 बच्चे पास करेंगे। 3000 बच्चे अगर पास, 3000 बच्चों में आप आगे 10 गुना करने हैं, तो 3000 अगर बच्चों में आप आगे, तो फिर मेंस तो इजीली हो जाएगा आपका, कोई बड़ा लंबा चौड़ा खेल नहीं है। 12.5 नंबर का आपका वाइवा है, और जीके का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो जो यहाँ पे करवाया जा रहा है उसके अलावा भी जितना आप पढ़ सको, जितना भी आप पढ़ सको, जहां से भी पढ़ सको, मैं ये नहीं कहूंगा आप यूट्यूब से या जहां से, जो भी आपके ज्योग्राफी का कोई, बहुत सारे टीचर हैं जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी कराते हैं, यहाँ की क्लास लगाओ, वहां भी देखो, कोई नुकसान नहीं है। जितना आपसे पढ़ा जाए उतना ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो आज मैं मिस्टेक करवाऊंगा और वॉइड एग्रीमेंट करवाऊंगा। पहले 30 सेक्शन आपके खत्म हो जाएंगे, और एक बार मैं पहले 30 सेक्शन तक रिवाइज भी करवाऊंगा सेक्शन वाइज बेरेक्ट से। कल हमने कहा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला, सेक्शन 19 और 19A, 4 एलिमेंट हो गए थे आपके फ्री कंसेंट के। 5वां एलिमेंट जो है वो है मिस्टेक। इन 5 एलिमेंट से कंसेंट अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए किसी से भी। पहले चारों एलिमेंट का इफेक्ट जो होगा वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा, बट वो वॉइडेबल होगा। बट मिस्टेक का जो इफेक्ट है वो मिस्टेक के सेक्शंस में ही बताया गया है। मिस्टेक 2 तरीके की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ is not an excuse, because ignorance of law is not an excuse. Every person is presumed by the court that he has knowledge about the law of the land. तो कोर्ट कभी भी ignorance of law को ग्राउंड नहीं बनाता। तो ignorantia less not executant, सेक्शन 21 के आगे लिख लीजिए, ignorantia less not एक्सक्यूटेंट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ठीक है। मान लो अगर आप कोई केस, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सारी चीजें ठीक है। ए कहता है कि जी मुझे तो लॉ का पता नहीं था, और वो सिर्फ इस ग्राउंड से कि मुझे लॉ का नहीं पता था, वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहता है, और कोई ग्राउंड नहीं है उसके पास कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का। ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सारी चीजें ठीक है, सारे एलिमेंट कंप्लीट है, उसको एक घड़ी बेचनी थी बी को। बी कहता है कि मुझे तो लॉ का पता ही नहीं था, तो वो वॉइडेबल करवाना चाहता है। वॉइडेबल नहीं होगा अगर कोई बंदा इग्नोरेंस ऑफ लॉ का एक्सक्यूज बना के अपनी लाइबिलिटी से छुटकारा पाना चाहता है, तो वो नहीं होगा। वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, और उसको एनफोर्स भी करना पड़ेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इज नॉट वॉइडेबल, मतलब वो वैलिड ही रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट 2 ही होते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है या वॉइडेबल होता है। तो नॉट वॉइडेबल इसका मतलब ए कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। अगर कोई बंदा ये कहे कि मुझे इंडियन लॉ का पता नहीं था, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा के उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, तो नहीं छुड़ा पाएगा। ही इज बाउंड टू एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट, उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। बट मिस्टेक एज टू लॉ नॉट फोर्स इन इंडिया, मतलब ये बात हो रही है फॉरेन लॉ की। फॉरेन लॉ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होता है। देखो लिखा हुआ है, हैज द सेम इफेक्ट एज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट को 2 सेक्शन डील करते हैं, 20 एंड 22। 21 डील करता है मिस्टेक ऑफ लॉ को। तो मिस्टेक ऑफ लॉ 2 तरीके की है, एक मिस्टेक ऑफ लॉ इंडियन लॉ की। तो अगर पार्टीज मिस्टेक ऑफ लॉ क्लेम कर रही है इंडियन लॉ को लेकर, तो पार्टीज आर बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट वॉइडेबल। ये वर्ड दिमाग में फिट कर लो आप, आपने नॉट वॉइडेबल लिखना है। ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इज नॉट वॉइडेबल। वैलिड नहीं लिखना, कहीं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिख दो, नॉट वॉइडेबल याद रखना। और मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ की बात है, तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ही काम करेगा। अब बात करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 20 जो है वो डील करता है बायलेटरल मिस्टेक को। किसको डील करता है?
बायलेटरल मिस्टेक को, दोनों पार्टी ही मिस्टेक के अंडर हैं, दोनों पार्टी ही मिस्टेक में हैं। क्लियर? पढ़ो इसको। और ये वॉइड होता है, ये क्या होता है? वॉइड होता है। वेयर बोथ पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ द फैक्ट एंड दैट फैक्ट इज एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। मतलब जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट का, मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं ए को कह रहा हूं बी को, मुझे आपको एक वॉच बेचनी है। बी कह रहा है ठीक है सर मैं वॉच खरीद लूंगा। मैं दूसरी वॉच की बात कर रहा हूं, बी दूसरी वॉच की बात कर रहा है। वी बोथ आर अंडर द मिस्टेक ऑफ द फैक्ट एंड दैट फैक्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। वो फैक्ट मेन एसेंशियल एलिमेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट का, मेन मुद्दा वही है। यहां पर एक्चुअल में देखें तो कंसेंसस एड इडम हुआ ही नहीं है, मीटिंग ऑफ द माइंड्स हुआ ही नहीं है। अगर हम सेक्शन 13 पढ़े तो कंसेंट क्या होती है? एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। वी बोथ पार्टीज आर नॉट एग्री इन द सेम थिंग एंड नॉट इन द सेम सेंस, क्योंकि सेम थिंग है ही नहीं, थिंग अलग है। तो कंसेंसस एड इडम ना होने की वजह से, तो कंसेंट है ही नहीं, तो एग्रीमेंट इज वॉइड, एग्रीमेंट वॉइड है। क्लियर? चलो इलस्ट्रेशन देखो इसकी। ए एग्री टू बाय फ्रॉम बी ए सर्टेन हॉर्स, इट टर्न्स आउट दैट हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ द बार्गेन। जिस टाइम ए और बी का एग्रीमेंट हुआ उस टाइम हॉर्स डेड हो चुका था, मर चुका था, जबकि उनको पता नहीं था दोनों को कि स्टड फार्म में हॉर्स की डेथ हो चुकी है। उन्होंने इसको बेचने खरीदने का एग्रीमेंट कर दिया, जबकि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट वो है ही नहीं, वो खत्म हो चुका है। ठीक है ना? दो नाइदर पार्टी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट, द एग्रीमेंट इज वॉइड। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। ए बीइंग एंटाइटल्ड टू एन एस्टेट फॉर द लाइफ ऑफ बी एग्रीज टू सेल इट टू सी। ए एक लाइफ एस्टेट है ए के पास बी की प्रॉपर्टी की, उसने ए को सी को बेचने का एग्रीमेंट किया। बी वाज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जिस टाइम एग्रीमेंट हुआ बी की डेथ हो गई थी। अगर बी की डेथ होगी तो लाइफ एस्टेट जो ए की है वो भी तो खत्म होगी उसी टाइम। ए की जो लाइफ एस्टेट का मतलब होता है किसी को पावर दे देना किसी की प्रॉपर्टी में। बी की प्रॉपर्टी थी, ए को लाइफ एस्टेट मिली थी, जब तक बी जिंदा है तब तक ए उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता था। ए ने एग्रीमेंट किया सी के साथ, बट जब वो एग्रीमेंट कर रहा था बी की डेथ हो चुकी थी, इसका मतलब लाइफ एस्टेट खत्म हो चुका था। ए वाज नॉट एम्पावर्ड टू ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी, तो और दोनों पार्टी इग्नोरेंट थी, तो एग्रीमेंट इज वॉइड। क्लियर? तो ये है दोनों पार्टीज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट को लेकर क्या है, दोनों पार्टी इग्नोरेंट हैं, दोनों पार्टी का मीटिंग ऑफ माइंड हुआ ही नहीं है। दे आर नॉट एग्री इन द सेम थिंग, ऑन द सेम थिंग, इन द सेम सेंस। तो बायलेटरल मिस्टेक में क्या होगा? वॉइड होगा। एन इरोनियस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग which forms the subject matter of the agreement is not to be deemed the mistake of fact. Erroneous opinion का मतलब क्या होता है कि भी मैंने सोचा कि घड़ी की कीमत 5 लाख है, उसने सोचा कि 5,000 है, खाली एक बाकी सारी चीजें ठीक है, बट उसकी वैल्यू को लेकर एक ओपिनियन में गड़बड़ है, वो ग्राउंड नहीं बन सकता मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, क्योंकि दोनों पार्टी नहीं है मिस्टेक में। एक पार्टी को तो पता है ना क्या प्राइस है, दूसरी एक पार्टी मिस्टेक में है, तो दोनों पार्टी मिस्टेक में होनी चाहिए। इन सभी एग्जांपल्स में देखो आप, दोनों ही पार्टी मिस्टेक में थी। यहां पर एक पार्टी मिस्टेक में है, मेरी वॉच है, मुझे तो पता है कि मैंने 10,000 में बेचनी है, बी उसकी वैल्यू 5,000 सोच रहा है, तो दोनों पार्टी मिस्टेक में नहीं है, सिर्फ एक पार्टी मिस्टेक में, और वो भी सब्जेक्ट मैटर को लेकर नहीं है, उसकी वैल्यू को लेकर है। तो इट कैन नॉट बी ए ग्राउंड ऑफ द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और इससे एग्रीमेंट वैलिड ही रहेगा। तो बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट दैट फैक्ट मस्ट बी एसेंशियल फॉर द एग्रीमेंट, तो वॉइड होगा। तो फॉरेन लॉ में अगर दोनों पार्टी फॉरेन लॉ को लेकर मिस्टेक में है तो वॉइड होगा। समझ में आ गई बात? अब आते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक पे। यूनिलेटरल मिस्टेक, एक पार्टी मिस्टेक में है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to fact। मतलब यूनिलेटरल मिस्टेक में एग्रीमेंट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ में आ गई बात? मेन चीज क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में सिर्फ बायलेटरल मिस्टेक में एग्रीमेंट वॉइड है। यूनिलेटरल मिस्टेक सेक्शन 22 में एग्रीमेंट क्या है?
कॉन्ट्रैक्ट है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सेम मिस्टेक ऑफ लॉ में इंडियन लॉ को लेकर वैलिड ही रहेगा, फॉरेन लॉ को लेकर अगर दोनों पार्टी मिस्टेक में है तो सेक्शन 20 अप्लाई हो जाएगा, अगर एक पार्टी मिस्टेक में है तो सेक्शन 21 अप्लाई हो जाएगा, और एक पार्टी मिस्टेक में है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, दोनों पार्टी मिस्टेक में है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। तो सेक्शन 20 में वॉइड है, 21 और 22 दोनों में नॉट वॉइडेबल, इसका मतलब क्या है, वैलिड है, नॉट वॉइडेबल है, वैलिड है, वैलिड ही रहेगा, वो वॉइड नहीं होगा। ये मिस्टेक के 3 सेक्शन आपके 20, 21 और 22। 20 और 22 जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट को डील करते हैं, 21 मिस्टेक ऑफ लॉ को डील करता है। 20 में एग्रीमेंट वॉइड है, 21 और 22 में दोनों में एग्रीमेंट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, नॉट वॉइडेबल है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। 23 आपका हो चुका है क्योंकि अनलॉफुल कंसीडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट मैंने करवा दिया था आप लोगों को। 24 आपका हो चुका है, अनलॉफुल कंसीडरेशन इन पार्ट, ये करवा दिया था। 25 एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन क्या है, वॉइड है, ये भी आपका हो चुका था। इसमें 3 एक्सेप्शन थी, पहली क्या थी, ये गिफ्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले गिफ्ट हो गया, सेकंड में टाइम बार पास्ट वॉलंटरी सर्विस होगी, और थर्ड एक्सेप्शन जो थी वो थी आपकी टाइम बार्ड डेप्ट, और इसमें चौथी एक्सेप्शन थी गिफ्ट। ठीक है, तो और अगर मान लो किसी भी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन की कीमत बहुत कम या ज्यादा है तो दैट कैन नॉट बी ए ग्राउंड टू डिक्लेयर दैट एग्रीमेंट वॉइड, बट दैट कैन बी ए ग्राउंड टू अराइज ए सस्पिशियन इन द माइंड ऑफ द जज कि भी क्या कंसेंट फ्री थी कि नहीं थी, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि भी कंसेंट फ्री नहीं थी इसीलिए कीमत बहुत कम थी या बहुत ज्यादा थी। कंसीडरेशन की एडिक्वेसी कोर्ट के सामने मायने नहीं रखती, कंसीडरेशन में भी एडिक्वेट और मे नॉट बी एडिक्वेट, कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट वैलिड होगा। अगला जो आपका पॉइंट है वो है वॉइड एग्रीमेंट। सेक्शन 26 से लेके 30 तक, वैसे तो सेक्शन 24 से 23 से 30 तक है, 23 में भी वॉइड है, 24 में भी वॉइड है, 25, 6, 7, 8, 9, 30 सब में वॉइड है, ठीक है ना। बट सेक्शन जो है आपका मेन, इसमें हमने पहले 3-4 वाले कर लिए हैं, 3-4 जो पॉइंट हो गए थे, 23 वाला, 24 वाला, 25 वाला, वो तीनों कंसीडरेशन को डील करते हैं। जब हमने कंसीडरेशन का चैप्टर किया था तो तीनों पॉइंट किए थे, वो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएगा आपको। आज हम करेंगे मिस्टेक वाला, हो गया हमारा फ्री कंसेंट वाला, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हम कर चुके थे, सेक्शन 10 हो चुका था। अभी हमारा सिर्फ सेक्शन 30 तक, अगर हम सेक्शन 10 के एलिमेंट देखें तो सेक्शन 10 में लास्ट एलिमेंट ये है कि सारी कंडीशन पूरी होने के बाद भी एग्रीमेंट वो नहीं होना चाहिए विच इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और वो कौन से एग्रीमेंट है जिनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया है वॉइड, वो ये वाले एग्रीमेंट है भाई, 26 से लेके 30 तक। 26 जो है वो पहला पॉइंट है आपका, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड। इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का मतलब क्या है, देखो एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एक ए और बी का एग्रीमेंट हुआ जिसमें ए ने कहा कि भी मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर तुम कभी भी शादी ना करो, बी ने कभी शादी नहीं की, अब बी उससे 1 लाख रुपए मांगने के लिए गया, ए ने मना कर दिया, बी गया कोर्ट में कि भी हमारा एग्रीमेंट हुआ था, इसने मुझे 1 लाख रुपए नहीं दिए, मैंने तो परफॉर्म किया बट इसने परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पर कोर्ट इसको वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर करेगा कि पार्टी चाहे कंपिटेंट हो, कंसीडरेशन भी सब कुछ ओके है, कंसेंट भी फ्री है, बट सेक्शन 26 कहता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना, इन मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर इज वॉइड, क्योंकि माइनर की शादी तो वैसे ही लॉ ने रिस्ट्रेंट कर रखी है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006, तो उनकी तो वैसे ही क्या कर रखी है, प्रोहिबिटेड कर रखी है, तो वो हो सकता है वो वैलिड होगा। माइनर को छोड़ के अगर किसी और की शादी को रोकने का एग्रीमेंट किया जाता है कि भी आप कभी भी शादी नहीं करोगे तो वो वॉइड होगा। क्यों है, क्योंकि ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। ये सेक्शन 23 में भी वॉइड होता, सेक्शन 23 में भी इसको वॉइड ही डिक्लेयर किया जाता, ठीक है ना।
एक केस है लोव वर्सेस पियर्स का, लोव वर्सेस पियर्स, ये आप लिख लो बेयर एक्ट में ही अपने, लोव वर्सेस पियर्स 1768 का केस है ये, 1768। इस केस में मिसिस कैथरीन लोव थी, उन्होंने उनको एक आदमी था, उन्होंने उसको प्रॉमिस किया दैट ही वुड नॉट मैरी एनी पर्सन अदर देन मिसिस लोव, कि मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा, और अगर मैं किसी और से शादी कर लेता हूं तो मैं आपको 2000 पाउंड का अमाउंट दूंगा, अगर मैं किसी और से शादी करता हूं तो। उसने किसी और से शादी कर ली, लेडी ने पैसे मांगे, कोर्ट कहता है कि दिस एग्रीमेंट इज वॉइड, इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ठीक है ना, यहां पर चाहे टोटल रिस्ट्रेंट हो चाहे पार्शियल रिस्ट्रेंट हो, दोनों पे ये सेक्शन अप्लाई होगा, टोटल रिस्ट्रेंट पे भी और पार्शियल रिस्ट्रेंट पे भी। आइदर टोटल और पार्शियल, एक्सेप्ट माइनर, माइनर की शादी रोकने का एग्रीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि माइनर की शादी वैसे ही इलीगल है, लॉ के अकॉर्डिंग ही है, तो लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वैलिड ही है। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। सेकंड पॉइंट जो है आपका, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, ये आर्टिकल 19 को डील करता है। आर्टिकल 19 1G, आर्टिकल 19 का 1 का G फंडामेंटल राइट देता है टू एवरी पर्सन, टू एवरी सिटीजन इन इंडिया टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, और कोई भी बिजनेस या ट्रेड करने का फंडामेंटल राइट है, तो कोई भी आम आदमी उस फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। ठीक है ना, और टू अवॉइड कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज, मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है एक पार्टी की मोनोपोली है, अगर किसी भी एक कंपनी की मोनोपोली होगी तो वो अपने हिसाब से रेट फिक्स करेंगे, अपने हिसाब से वो कंज्यूमर को हैरेस करेंगे, कंज्यूमर का क्या किया जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा। ये जो सेक्शन 27 है, इट वाज टेकन फ्रॉम डेविड डी फील्ड्स ड्राफ्ट, डेविड डी फील्ड्स ड्राफ्ट ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ड्राफ्ट कोड से ही लिया गया। वैसे इसमें से न्यूयॉर्क ड्राफ्ट कोड से बहुत सारे प्रोविजन जेम्स स्टीफन ने इसमें ऐड किए थे जिस टाइम इसको पास किया था। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है डेविड डी फील्ड्स ड्राफ्ट ऑफ न्यूयॉर्क, वहां से लिया गया है। ठीक है, और इस एक्ट में इस सेक्शन क्या कहता है, पढ़ लीजिए एक बार आप। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग ए लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड। एक्सटेंट मतलब पूरे का पूरा एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, कुछ एक्सटेंट तक ही वो वॉइड होगा। ठीक है ना, पूरे का पूरा अगर एग्रीमेंट वॉइड करेंगे तो पूरे का पूरा नहीं होगा, सिर्फ कुछ, जितना वो आर्टिकल 19 को वॉयलेट कर रहा है उतना ही एग्रीमेंट वॉइड होगा। ठीक है ना, कोई भी एग्रीमेंट जो किसी एक पार्टी को उसका लॉफुल प्रोफेशन, अनलॉफुल नहीं लॉफुल, ट्रेड और बिजनेस, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत पड़ती है, जैसे लॉयर हो गए या फिर आपके क्या कहते हैं डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, तो ये सारे जो है ये प्रोफेशन में आते हैं। ट्रेड होता है कोई सामान खरीदना और आगे बेचना, ट्रेडिंग, सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स। बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब चीजें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है ना, तो एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रेंट फ्रॉम द एक्सरसाइजिंग ऑफ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, वो क्या है, वो एक किस्म से वॉइड है उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक उसको रोका गया है। ठीक है ना, एक केस है मधुब चंद्र वर्सेस राजकुमार दास, लिख लीजिए, मधुब चंद्र वर्सेस राजकुमार दास। ये जो केस है आपका, ये है 1874 का, मेरे ख्याल से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने के 2 साल बाद का ही केस है। इस केस में ए और बी का सेम बिजनेस था कलकत्ता की लोकेलिटी में। बी ने कहा कि भी मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा
और ए ने कहा कि अगर आप अपना बिजनेस बंद करते हो, यहां से बंद करते हो, तो मैं आपको इतने ये अमाउंट दूंगा, प्रोमिस्ड अमाउंट दूंगा। उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया तो उसने दिया नहीं। जब बाद में बी ने केस किया तो इट वाज हेल्ड दैट इवन दो द रेस्ट्रिक्शन वाज मेड पार्शियल, अगर चाहे पार्शियल भी लगाई गई और रेस्ट्रिक्शन कि कलकत्ता में नहीं करना, वो भी आर्टिकल 19 के खिलाफ है। आर्टिकल 19 हालांकि तब नहीं आया था, वो सेक्शन 27 के अगेंस्ट है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है, वो उसको रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो पार्शियल टू एक्सटेंट का मतलब क्या था? पार्शियल। तो सेक्शन 27 इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन टोटल एंड पार्शियल रिस्ट्रेंट। ठीक है। इंग्लिश लॉ में भी सेम टू सेम ये वॉइड ही है। कुछ एक्सेप्शन भी है इसके। उन एक्सेप्शंस में क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रेंट का एग्रीमेंट किया जा सकता है। पहली एक्सेप्शन है गुडविल। अगर आपने गुडविल बेच दी, जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसने अपनी गुडविल बेच दी, तो उस कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं कि भाई आप इस नाम से कोई भी और बिजनेस नहीं करोगे। ठीक है ना। तो गुडविल इसीलिए खरीदी जाती है। अगर गुडविल खरीदी भी ली और फिर भी उसने दोबारा वही उसी बिजनेस से स्टार्ट कर लिया, फिर तो रेस्ट्रिक्शंस का फायदा नहीं ना गुडविल का। वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ ए बिजनेस मे एग्री विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन द सिमिलर बिजनेस। जो बेच रहा है वो एग्रीमेंट कर सकता है कि भी मैं ये सेम बिजनेस नहीं करूंगा विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, उस एरिया में, सो लॉन्ग एज द बायर और एनी अदर पर्सन डिराइव टाइटल टू द गुडविल फ्रॉम हिम कैरीज ऑन लाइक बिजनेस देयर इन। जब तक बायर या उसका एलआर उस एरिया में वो बिजनेस कर रहा है, तब तक बेचने वाला एग्रीमेंट कर सकता है कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, और ये एग्रीमेंट वैलिड होगा। क्योंकि गुडविल का पर्पज यही होता है कि भी मान लो किसी से कोई बड़ी कंपनी है, वो कंपनी खरीद ली, फिर उसने दूसरी कंपनी चला ली, फायदा क्या होगा गुडविल का? ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सच लिमिट्स अपीयर्स टू द कोर्ट रीजनेबल। बट वो जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, वो एरिया जो है, वो लिमिट्स लगाई गई हैं, उस लिमिट के अंदर अंदर वो रीजनेबल होना चाहिए। अनरीजनेबल नहीं होगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। और कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा? बाय कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो पहले ही एक्सेप्शन क्या है सेक्शन 27 की? सेल ऑफ गुडविल। सेल ऑफ गुडविल अगर हुई है तो उस केस में राइट, ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड होता है। दूसरी एक्सेप्शन जो है वो है आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, सेक्शन 54। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 54, ये कौन सा है? 27 का डबल क्या हो गया? 54। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 54 ये कहता है जब भी कोई पार्टनर्स कोई फर्म बनाएंगे, तो उस फर्म में वो बनाते वक्त एक एग्रीमेंट कर सकते हैं कि भी हम में से कोई भी पार्टनर इस बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस नहीं करेगा, और वो वैलिड होगा। और या फिर 54 ये कहता है कि भी जब भी पार्टनर्स कोई फर्म डिसॉल्व करते हैं, मान लो 4 पार्टनर थे, चारों ने फर्म को खत्म कर दिया एग्रीमेंट करके, तो खत्म करते वक्त एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन देन दे कैन मेक एन एग्रीमेंट विद ईच अदर कि दे विल नॉट स्टार्ट सेम काइंड ऑफ बिजनेस इन दिस लोकेलिटी। कि भी कोई भी, क्योंकि मैंने तो चारों की है, एक बंदा, वो चारों ने बंद कर दिए, एक बंदे ने अगले ही दिन फिर सेम कंपनी स्टार्ट कर ली, तो कोई भी और सेम टाइप का बिजनेस नहीं करेगा, ये भी वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। 3-4 सेक्शन है आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। सेक्शन 11(2), सेक्शन 36 का 2 है, सेक्शन 53, 54, 55, ये सारे सेक्शन जो है वो इसकी एक्सेप्शन है। 53, 54 एंड 55, ये सारे एक्सेप्शन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, जो सेक्शन 27 को वैलिड करते हैं। और बीइंग ए स्पेशल लॉ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज ए स्पेशल लॉ, ये जनरल लॉ है, तो स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ। मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया था आप लोगों को कि स्पेशल लॉ के प्रोविजन, ये जनरल लॉ है 1 to 75, इसके ऊपर प्रिवेल करेंगे ही करेंगे हमेशा से। ठीक है। एक्सेप्शन और भी हैं। रिस्ट्रेंट बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा कि भी कोई कंपनी में आपने जॉब की और उन्होंने आपसे बॉन्ड ले लिया कि भी 2 साल आप कहीं और पे जॉब नहीं कर पाओगे या कहीं और टीच नहीं करा पाओगे। मान लो मेरी एकेडमी है, मैंने किसी को हायर किया, या कोई हॉस्पिटल है उसने किसी डॉक्टर को हायर किया कि भी 2 साल तक आप या 3 साल तक आप हमारे पास पढ़ाओगे या हमारे पास आप ट्रीटमेंट करोगे पेशेंट का, और किसी और हॉस्पिटल में या किसी और एकेडमी कॉलेज में आप सर्विसेज नहीं दोगे।
तो दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो वैलिड, यहां पर ये वैलिड होते हैं, इनको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाता। एक केस है चार्ल्सवर्थ वर्सेस मैकडोनाल्ड। चार्ल्सवर्थ वर्सेस मैकडोनाल्ड, ये डॉक्टर और सर्जन का ही केस है ये आपका 1898 का। इस केस में एक डॉक्टर था, फिजिशियन था, उन्होंने, वो असिस्टेंट था, उसने एक डॉक्टर जो उसका हेड था उससे एग्रीमेंट किया कि अभी मैं 3 साल तक यहीं पे प्रैक्टिस करूंगा, कहीं और नहीं करूंगा। बट उस असिस्टेंट ने अलग से एक और अपना अलग से प्रैक्टिस का अपना हॉस्पिटल स्टार्ट कर रखा था, तो बाद में वो वैलिड एग्रीमेंट माना जाता है। और जो फिजिशियन था मेन, ही वाज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम दैट असिस्टेंट, ठीक है ना, क्लियर। एक होते हैं ट्रेड कॉम्बिनेशन, वो भी एक्सेप्शन होती हैं। ट्रेड कॉम्बिनेशन क्या होता है, कई बार ट्रेडिंग कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि मान लो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती हैं एक टाइप के लोग मिलके, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट वाले सारे रेस्टोरेंट मिलके मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया कि भाई चाय की कीमत जो 10 रुपए से कम नहीं कोई बेचेगा, तो वो ट्रेड कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है ना। उस टाइप के एग्रीमेंट वैलिड है, क्योंकि उसमें कोई किसी को बिजनेस करने से रोक नहीं रहा, सिर्फ वो मोनोपोली को रोकने के लिए उस चीज को वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक है सोलस एग्रीमेंट, भी इसकी एक्सेप्शन है। सोलस एग्रीमेंट का मतलब होता है सोल एग्रीमेंट। सोल का मतलब है जैसे मान लो मारुति है और एमआरएफ टायर है, मारुति ने कहा कि भी आपके सारे टायर हम लेंगे, आप किसी और कंपनी को अपने टायर सेल नहीं करोगे, और मारुति ने कहा कि हम अपने टायर हम अपनी गाड़ियों में आपसे ही टायर लेंगे, किसी और कंपनी का टायर हम भी नहीं लगाएंगे। तो ये सोलस एग्रीमेंट है, उनका सारा सामान वो खरीद रहे हैं और वो उन्हीं से सामान खरीद रहे हैं। तो दीज काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स आर आल्सो वैलिड एग्रीमेंट्स। तो ये 4-5 एक्सेप्शन है, गुडविल, पार्टनरशिप, ट्रेड कॉम्बिनेशन, सोलस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 20, इसमें एक्सेप्शन 2 और 3 भी तो है, ये हटा दी गई क्या भाई, नहीं अगले में हो, ठीक है। सेक्शन 28 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड। लीगल प्रोसीडिंग देखो, इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है वो एक शेड्यूल है उसमें लास्ट में, जिसमें वो हर केस को फाइल करने के लिए, हर शूट को फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब करता है कि भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 साल का टाइम है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 3 साल का टाइम है, अवार्ड के लिए 3 साल का टाइम है, फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन एवरी एग्रीमेंट बाय विच any party thereto is restrained absolutely from enforcing his right under or in respect of any contract by the usual legal proceeding in ordinary tribunals। मतलब ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसमें क्लोज डाल दिया कि भी हम दोनों एक दूसरे के ऊपर केस नहीं फाइल कर पाएंगे, चाहे कोई परफॉर्मेंस करे या ना करे। ये राइट तो ला ने दिया है भाई, पार्टीज को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने दिया है, तो आप लॉ को कैसे कर्टेल कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोई भी एग्रीमेंट जिसमें इस टाइप की कंडीशन है कि भाई रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है पार्टीज को फ्रॉम एनफोर्सिंग देयर राइट्स थ्रू कोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग जो आम केस फाइल किए जाते हैं इन द ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल्स, तो वो वॉइड होगा। और विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही मे दस एनफोर्स हिज राइट, ये दूसरा पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने केस करने का राइट तो नहीं छीना, बट टाइम लिमिट फिक्स कर दी। इंडियन लिमिटेशन एक्ट 3 साल का टाइम लिमिट फिक्स करता है, 3 साल का टाइम बताया गया है। मान लो ए और बी का एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने इसमें लिखा कि 2 साल का टाइम है केस करने का, 2 साल के अंदर हम लिमिटेशन पीरियड के अंदर हम केस कर सकते हैं, ये क्लोज जो है ये वॉइड होगा और ये एग्रीमेंट वॉइड होगा, ठीक है ना। क्यों होगा वॉइड, क्योंकि आप लॉ को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आप लॉ को चेंज नहीं कर सकते। जो लिमिटेशन एक्ट आपको राइट दे रहा है आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो, और जो राइट आपको सीपीसी ने दिया है सेक्शन 9 ने, सेक्शन 9 सीपीसी आपको राइट देता है शूट फाइल करने का, उसको आप कैसे छीन सकते हो, ठीक है ना। और यहां पर जो है पार्शियल पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ टोटल, ओनली ऑन टोटल रिस्ट्रेंट पे अप्लाई होता है, टोटल रिस्ट्रेंट। कई बार होता है ना, देखो कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लोज डाल दिया जाता है कि भी केस जो फाइल होगा वो सिर्फ कुरुक्षेत्र कोर्ट में होगा, सिर्फ कहां होगा,
कुरुक्षेत्र कोर्ट में होगा, उस टाइप के जो एग्रीमेंट होते हैं वो वैलिड होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइप के क्लोज ऐड किए जा सकते हैं। ये एब्सोल्यूट टोटल रिस्ट्रेंट पे ही अप्लाई होता है। एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन क्लोज बोलते हैं उसको, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन क्लोज सेक्शन 20 सीपीसी में इस टाइप का जुरिडिक्शन क्लोज लागू किया जा सकता है कि भी केस जो फाइल होगा सिर्फ यहीं पे होगा, यहाँ के अलावा कहीं पे भी नहीं होगा, तो वो वैलिड है। टोटल रिस्ट्रेंट में ही वॉइड है, पार्शियल रिस्ट्रेंट में ये वॉइड नहीं है, ठीक है ना। सेक्शन 28 टोटल रिस्ट्रेंट को डील करता है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट को। दूसरा पॉइंट, दो चीजें आ गई ना इसमें, एक तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट और दूसरा लिमिट द टाइम्स जिसमें वो केस फाइल कर सकता है। विच एक्सटिंग्विश द राइट ऑफ एनी पार्टी देयर टू और डिस्चार्ज एनी पार्टी देयर टू फ्रॉम एनी liability under or in respect of any contract on the expiry of specified period so as to restrict any party from enforcing his right is void to the extent। देखो कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लगा दी कि भाई एब्सोल्यूट तो रिस्ट्रेंट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लगा दी कि अगर आपने इस टाइप का कोई वॉयलेशन किया कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स का तो आपका केस करने का राइट खत्म, ठीक है ना। देखो एक्सटिंग्विश द राइट, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है राइट खत्म कर देना ऑफ एनी पार्टी या डिस्चार्ज एनी पार्टी की भी जिसकी लाइबिलिटी है उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी फ्रॉम एनी लाइबिलिटी अंडर और रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी कि भाई इतने टाइम में आप अगर कुछ चीज करते हो तो ठीक है, अगर आप इस टाइम से चूक गए तो आप केस करने का आपका जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। मतलब केस करने का टाइम लिमिट फिक्स नहीं कर रहे, टाइम लिमिट फिक्स नहीं की जा रही। ए और बी का एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में कंडीशन है कि भी अगर हम में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉयलेट करता है, एनफोर्स नहीं करता है, टर्म्स को वॉयलेट करते हैं, ब्रीच करते हैं, तो 2 महीने के अंदर अंदर हमें एक दूसरे को नोटिस देना है। अगर नोटिस नहीं दिया गया तो केस करने का राइट खत्म। इस टाइप का एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होता है, क्योंकि यहां पर लाइबिलिटी ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, राइट और लाइबिलिटी खत्म हो रही है, राइट्स और लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो इस टाइप का एग्रीमेंट भी क्या होगा, वॉइड होगा। क्लियर, चले आगे। एक्सेप्शन है इसमें, 2-3 एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन जो है वो आर्बिट्रेशन को डील करती है, डिस्प्यूट दैट मे अराइज, और ये डील करता है ऑलरेडी अराइजन को, ये फ्यूचर डिस्प्यूट को करता है। देखो कई बार कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मेंशन होता है कि भी ए और बी का एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने उसमें कंडीशन लगाई कि भी हमारा जो डिस्प्यूट होगा कोई भी एग्रीमेंट को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, हम पहले उसको आर्बिट्रेशन से डील करेंगे। तो आर्बिट्रेशन से डील करेंगे, यहां पर ये कोई एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा रहा कि भी वो डील ही नहीं करेंगे, वो कोर्ट में जाने का राइट नहीं छीना जा रहा, तो ये एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। दिस सेक्शन shall not render illegal a contract by which 2 or more persons agree that any dispute which may arise in future की बात हो रही है between them in respect of any subject or class of subjects shall be referred to the arbitration। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें राइट नहीं छीनना जा रहा। पहले आर्बिट्रेशन पे जाएंगे भाई, उसके बाद अगर वहां कोई सेटिंग नहीं बैठी, हमारा कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो फिर हम and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable in respect of disputes so referred। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राइट ब्रीच नहीं किया जा रहा, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा, आर्बिट्रेशन का एक ऑप्शन दिया जा रहा है। ये फ्यूचर डिस्प्यूट की बात हो रही है। दूसरी एक्सेप्शन, ऑलरेडी डिस्प्यूट राइज हो रखे हैं उसकी बात हो रही है। नॉर सेल दिस सेक्शन रेंडर इलीगल एनी कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग by which 2 or more persons agree to refer to arbitration any question between them which has already arisen। इसमें क्या था, which may arise, ठीक है ना, तो वो वैलिड ही रहेगा। एक्सेप्शन 3 जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक वगैरह के एग्रीमेंट को डील करता है। गारंटी वारंटी को एज सच इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है ना, तो उस टाइप के भी एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन से ये 2013 में ऐड हुआ था, इंसर्टेड इन 2013। दिस सेक्शन shall not render illegal a contract in writing by which any bank or financial institution stipulate a term, stipulate का मतलब होता है मेंशन करना, in the guarantee or any agreement making a provision for guarantee for extinguishing the rights
और डिस्चार्ज ऑफ एनी पार्टी फ्रॉम एनी लाइबिलिटी। ठीक है ना, ये गारंटी को बैंक और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब गारंटी लेता है, श्योरिटी लेता है, तो उसको लेकर वो अपनी टर्म्स कंडीशंस जो है वो उसमें मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बैंक की डेफिनेशन है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सेक्शन 29 पे आइए सीधा। एग्रीमेंट void for uncertainty, uncertain agreements are void agreements, uncertain agreements are void agreements। एग्रीमेंट जिनका मीनिंग क्या है, सर्टेन नहीं है और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड अनसर्टेन, या उनको सर्टेन किया भी नहीं जा सकता, वो अनसर्टेन है और उनको सर्टेन करने का कोई चांस भी नहीं है, वो वॉइड है। जैसे कि ए ने कहा इनको एम्बिजियस एग्रीमेंट भी बोलते हैं, एम्बिजियस एग्रीमेंट। सेक्शन 96 BS से 96 है कि 97 है, अभी थोड़ी देर बाद करवाएंगे आपको BS से, यही सेक्शन करवाने आज। तो 96 है या 97 है, उनमें से एक है, देख लेंगे अभी। ठीक है, तो जिनका मीनिंग अनसर्टेन है। ए और बी का एग्रीमेंट हुआ, ए ने बी को कहा कि भाई 100 टन ऑफ ऑयल बेचना है। ये तो बताया नहीं कि ऑयल कौन सा है, ऑयल मस्टर्ड ऑयल है या वो आलमंड ऑयल है या पेट्रोल है या डीजल है, तो ये एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। ए ने बी को कहा कि भी मैं आपको 100 टन ऑफ ऑयल दूंगा, स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन बताया है, दिस देयर इज नो अनसर्टेनिटी, ये एग्रीमेंट को वॉइड नहीं बनाती, ये वैलिड है। क्लियर। ए एक बंदा है जो सिर्फ कोकोनट ऑयल में डील करता है, सिर्फ कोकोनट ऑयल में। ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें 100 टन ऑफ ऑयल बेचूंगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहां पर अनसर्टेनिटी है ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ए सिर्फ कोकोनट ऑयल में डील करता है और वो कोकोनट ऑयल को बेचने की ही बात कर रहा है, तो देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन दिस एग्रीमेंट, तो ये वैलिड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। वेजर एग्रीमेंट होते हैं जुए वाले, तो एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड। और वेजर में जो भी जीता जाता है उसके लिए नो शूट सेल बी ब्रोट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलीज टू बी वन ऑन एनी वेजर, या किसी को दी गई थी entrusted to any person abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made। जैसे कि मान लो ए और बी का एग्रीमेंट हुआ, भारत पाकिस्तान का मैच है, जुआ लगाया, सट्टा लगाया, एक किस्म से जुए के एग्रीमेंट है, तो जो भी जीतेगा वो रिकवर नहीं कर सकता, ये वॉइड एग्रीमेंट है। एक्चुअल में ये इलीगल भी है, सेक्शन 23 में ये अनलॉफुल एग्रीमेंट भी आएंगे, ये पनिशेबल भी है, वॉइड भी है। ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो क्या होते हैं, देखो वेजरिंग एग्रीमेंट के कुछ एलिमेंट होते हैं, दोनों पार्टीज का व्यू अपोजिट होना चाहिए। सेकंड, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता हो। थर्ड, देयर शुड बी नो अदर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, उसके अलावा कोई और उनका आपस में कोई एग्रीमेंट है नहीं उसके अलावा। और चौथा, देयर इज ए चांस ऑफ विन एंड लूज, दोनों पार्टी जीत भी सकती है हार भी सकती है। अगर ये चारों एलिमेंट पूरे हैं तो वो एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट है। जस्टिस हॉकिंस थे, जस्टिस हॉकिंस, उन्होंने डिफाइन किया था इन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का एक केस था, उसमें उन्होंने डिफाइन किया था इसको। 1892 का केस है ये, जनरल ऑफर में करवाया था मैंने आपको ये, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में, तो वहां पर जस्टिस हॉकिंस थे, उन्होंने इसको डिफाइन किया था, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड। तो दोनों पार्टीज की का कोई और आपस में उनका कोई और लिंक ना हो, दोनों के अपोजिट व्यू हो, देयर इज ए चांस ऑफ गेन एंड लूज, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट हो, तो कुछ भी रिकवर नहीं किया जा सकता, वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। देखो ए और बी का एग्रीमेंट हुआ, ए ने भी 100 रुपए बी को दे दिए सी को, और सी ने भी 100 रुपए सी को दे दिए। सी के पास 200 रुपए हैं, 100 ए के 100 बी के। भाई जो भी जीतेगा सी सारे के सारे पैसे उसको दे देगा, बी जीत गया,
जो भी जुआ लगाया था बी जीत गया, बी ने मांगे, सी ने मना कर दिए, बी सी से वो चीज नहीं ले सकता क्योंकि एग्रीमेंट क्या था, वो था। देखो लिखा हुआ है एंट्रस्टेड टू एनी पर्सन टू अबाइड बाय द रिजल्ट ऑफ एनी गेम। सी जो था, सी वाज अबाइड बाय द रिजल्ट ऑफ गेम, कि भी जो भी गेम का रिजल्ट आएगा तूने ये उसके हिसाब से पैसे देने हैं। सी ने मना कर दिया देने से, तो कोई भी पार्टी सी से वो रिकवर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है ना। या मान लो ए और बी ने किसी को कुछ नहीं दिया, सीधा जुआ लगाया 500 रुपए का, बी जीत गया, बी ए से ये पैसा रिकवर नहीं कर सकता। तो सेक्शन 30 एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एग्रीमेंट्स। तो आपके पहले 30 सेक्शन हो गए भाई। पहले 30 सेक्शन कैसे हुए एक बार देखते हैं। इंडेक्स ओपन कर लीजिए आप। सेक्शन 1 में आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट था। शॉर्ट टाइटल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कमेंसमेंट कब है? 1 सितंबर 1872। एक्सटेंट क्या है? होल ऑफ इंडिया। शॉर्ट टाइटल क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेविंग क्लोज क्या है? स्पेशल लॉज, जितने भी स्पेशल लॉ हैं उन पे लागू नहीं होता। और प्रोस्पेक्टिव है, इससे पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड रहेंगे। सेकंड में इंटरप्रिटेशन क्लोज है। ए से लेके आई तक डेफिनेशन है मेरे ख्याल से, जे तक। ए में ऑफर की है, बी में एक्सेप्टेंस है, सी में प्रपोजल एंड एक्सेप्ट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी है, डी में कंसीडरेशन, ई में आपका आ गया एग्रीमेंट, एफ में आपका आ गया रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जी में आपका आ गया वॉइड एग्रीमेंट, एच में वैलिड, आई में वॉइडेबल, ठीक है ना। और जे में वो जो बाद में वॉइडेबल होते हैं, बाद में वॉइडेबल होते हैं और बाद में वो वॉइड हो जाते हैं, जे में ये है। तो जे तक डेफिनेशन है, ए से लेके जे तक। फिर आपका अगर हम सेक्शन 10 देखा था हमने, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट को डील करते हैं सेक्शन 3 से लेके 9 तक। 3 और 4 डील करते हैं कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन किस चीज की? ऑफर की, एक्सेप्टेंस की, रिवोकेशन की। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? तीनों की। 5 और 6 में रिवोकेशन है। रिवोकेशन कब होगी? इसमें ये था। और कैसे होगी? 6 में था। 4 तरीके थे, बाय नोटिस, बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, बाय डेथ और इंसैनिटी, और एक और था। 4 थे टोटल। 7th में आपका एब्सोल्यूट, 7th और 8th डील करते हैं एक्सेप्टेंस को। भाई एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। 8 में क्या था? जनरल ऑफर के केस में आप कंडीशन को परफॉर्म करके या कंसीडरेशन को लेके भी एक्सेप्ट कर सकते हो, बोल के करने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? एक्सप्रेसली भी हो सकती हैं और इम्प्लाइडली भी। एक्सप्रेसली मतलब बोल के या लिख के, इम्प्लाइडली मतलब बाय कंडक्ट, बाय कंडक्ट। ये होती है बाय वर्ड्स, वर्ड्स में भी स्पोकन और रिटन। तो प्रोमिस में दोनों चीजें आती हैं, ऑफर भी आता है और एक्सेप्टेंस भी आता है। तो ये दोनों के लिए सेक्शन 9 सब पे अप्लाई हो रहा है, इसीलिए बाद में डाला गया है। अब एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज क्या होनी चाहिए? कंपिटेंट। कौन है कंपिटेंट? सेक्शन 11 में बताया गया, मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, साउंड माइंड की डेफिनेशन आपके यहाँ पे है। मेजर को डिफाइन किया गया सेक्शन 3 इंडियन मेजोरिटी एक्ट में। कौन? जो 18 साल से ऊपर का है। अगर गार्जियन अपॉइंटेड है तो 21 साल से ऊपर का। साउंड माइंड वो है जो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एबल टू मेक ए रेशनल जजमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि भी उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। 13 में कंसेंट, क्योंकि अगला एलिमेंट था कंसेंट क्या होनी चाहिए? फ्री। कंसेंट आपका डील करेगा 13 से लेके 22 तक। 13 में कंसेंट की डेफिनेशन है, कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम, एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। फ्री कंसेंट, कंसेंट होनी चाहिए, जरूरी है, ठीक है, बट फ्री कंसेंट, क्योंकि कंसेंट के बिना तो ऑफर प्रोमिस ही नहीं बनेगा। ऑफर एक्सेप्ट करेगा, कंसेंट देगा, तभी तो प्रोमिस बनेगा। प्रोमिस प्लस कंसीडरेशन फिर एग्रीमेंट बनेगा। तो इसीलिए कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। इनमें से किसी भी
फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। 15, 16, 17, 18 का इफेक्ट बताया गया 19 और 19 ए में। 20, 21, 22 डील करते हैं मिस्टेक को, 20 और 22 मिस्टेक ऑफ फैक्ट को, और 20 मिस्टेक ऑफ लॉ को। मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या होते हैं? वैलिड, और यूनिलेटरल में भी क्या होते हैं? वैलिड। अगर बायलेटरल है तो क्या होगा? वॉइड। ठीक है, और इन पांचों में क्या होगा? वॉइडेबल। यहां महेंद्र का आपको मैंने मोहरी बीबी का केस भी कराया था, आप लेक्चर देख लेना। 23 बात करता है कंसीडरेशन की, 23, 24 और 25। 25 तो ये कहता है कि भी एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। कंसीडरेशन अगर नहीं है तो वॉइड ही है, क्योंकि कंसीडरेशन अगर नहीं होगी तो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। एग्रीमेंट के लिए आपको प्रोमिस प्लस कंसीडरेशन दोनों चीजें होनी चाहिए। बट कंसीडरेशन के बिना 3-4 एक्सेप्शन है, अभी मैंने आपको बताई थी, जिनमें कंसीडरेशन के बिना भी एग्रीमेंट क्या हो जाता है? वैलिड हो जाता है। बट कंसीडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए। कौन सी कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल है और कौन से अनलॉफुल है, ये 23 में बताया गया। 6-7 पॉइंट है आपके। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इमोरल, इलीगल, ठीक है ना, कई सारे हैं। और अगर कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट है तो भी क्या होगा? वॉइड प्लस पनिशेबल। देखो, वॉइड एग्रीमेंट में और इलीगल एग्रीमेंट में यही फर्क है। 23 और 24 जो है वो इलीगल एग्रीमेंट को डील करते हैं। इलीगल एग्रीमेंट वॉइड तो होंगे ही, साथ में इलीगल भी हैं। बट 25, 26, 27, 28, 29, 30 वाले क्या होंगे? सिर्फ वॉइड होंगे, इलीगल नहीं होंगे, क्योंकि इनकी पनिशमेंट नहीं है। इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड, इसकी एक्सेप्शन है गुडविल और पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है ना, ये इसमें लिखा हुआ है गुडविल वाला। फिर आपका लीगल प्रोसीडिंग, इसकी एक्सेप्शन है आर्बिट्रेशन। 29 में आपका अनसर्टिनिटी आ गया, और वेजर वाला, वेजर में वॉइड है। वेजर में एक्सेप्शन है आपकी, जो प्राइज हॉर्स रेसिंग वाले होते हैं वो इसकी एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है नहीं इतना, ठीक है ना। तो वेजरिंग एग्रीमेंट का आप सेक्शन याद कर लीजिए, सेक्शन 30। तो आज के लिए कॉन्ट्रैक्ट में इतना ही। अभी 5 मिनट बाद आपकी बीएससी की क्लास स्टार्ट होगी, और कल से आपकी क्लास 2 बजे ही है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो वो कॉल कर सकता है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता दूंगा।